बजट 2025-26 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इस साल के बजट में जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 50,65,000 करोड़ का, इससे थोड़ा ज्यादा। अब इसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 8% हम डिफेंस पे स्पेंड करेंगे, विच इज समवेयर अराउंड 4,50,000 करोड़ प्लस। बट व्हेन आई लुक एट द सेक्टर्स लाइक हेल्थ और एजुकेशन, तो इन दोनों पे कुल मिला के 4% के आसपास का खर्च किया जाएगा। हेल्थ पे लेस देन 2%, समथिंग अराउंड 98,000 करोड़, लेस देन 1 लाख करोड़, और एजुकेशन पे 1,28,000 करोड़, विच इज लिटिल मोर देन 2%। अब सवाल यह उठता है कि भारत जैसा देश जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, इन्फ्लेशन एक चैलेंज है, जहां पर एजुकेशन को लेकर बहुत सारा कंसर्न है, हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत सारा कंसर्न है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे स्पेंड करती है। व्हाई? अब इस क्वेश्चन का एक आंसर है जो आप सबको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है द रूपी कम फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज। तो इसमें अगर हम ये मानकर चलें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साल में 100 रुपए कमाएगी, तो इस 100 रुपए में से जो 22% पैसा है, जो 22 रुपीज है आउट ऑफ दीज 100 रुपीज, वो टैक्स से आएगा, डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स से। और 24% के लिए हमें बोरोविंग्स करनी पड़ेंगी या लाइबिलिटीज खड़ी हो जाएंगी हमारे ऊपर, राइट? चाहे हम वर्ल्ड बैंक से लोन लें, चाहे हम अमेरिका से लोन लें, कहीं से भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, या किसी भी कंट्री से। 18% हमारे पास जीएसटी से आता है, और सिर्फ 1% जो है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है, जिसमें हम अपनी डिसइन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, 24 रुपीज हम बोरो करते हैं या उसके लिए हम लाइबिलिटी अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। अब जो गवर्नमेंट इतना डेफिशिएंट बजट चलाती है, उसके पीछे कारण क्या है? अब यहां पर एक चीज को और समझते हैं। 160 करोड़ इस देश की आबादी हो चुकी है, टेरिटरी उतनी ही है, रिसोर्सेज उतने ही है। ज्यादा घर बनाएंगे तो खेत कम हो जाएंगे, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी कि हम अपने लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कर सकें। पर अगर उतने ही एरिया में घर भी बनाने और एग्रीकल्चर को भी ग्रो करना है, तो उसके लिए साइंटिफिकली बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली हमें अपडेट करना पड़ेगा, ताकि कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। बट वो प्रोडक्शन करते हुए यह भी इंश्योर करना होगा कि पहले जैसी गलतियां ना करें कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पहली बार देखा तो हमने एनपीके के ऊपर फोकस कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, और अपनी फूड चेन को हमने खराब कर दिया, जिसके कारण कैंसर ज्यादा फैल गया। अब हमें अपनी फूड चेन को भी प्रोटेक्ट करना है, हेल्दी फूड भी अरेंज करना है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस कर दिया था, प्रोटीन डेफिशिएंसीज क्रिएट हो गई थी। अब ये सब कुछ करते हुए हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, राइट टू एजुकेशन दे दिया, पर स्कूल्स के लिए यह भी तो समझना पड़ेगा ना कि हमारे पास उतने अच्छे टीचर्स भी हों, और उतने ही अच्छे टीचर्स बनाने के लिए उतने अच्छे टीचर्स के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हों। डॉक्टर्स हों तो साथ में पैरामेडिक्स भी हों, हॉस्पिटल्स हों तो वहां पे पूरी मशीनरीज भी हों। सो खर्चा हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, पर टैक्स के नाम पर हमें बहुत ज्यादा रिबेट्स चाहिए। और जब आप इन फिगर्स को देखोगे जो हम सब्सिडीज देते हैं, तो आप सब सरप्राइज हो जाओगे। गवर्नमेंट से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजली सस्ती हो या फ्री हो जाए, पानी सस्ता हो या फ्री हो जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड करता है एमएसपी भी हो, और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो सस्ते दिए जाएं, सब्सिडाइज रेट्स पे दिए जाएं। सो आज आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा कहां से अरेंज करेगी। एट द सेम टाइम अगर हम अपने बॉर्डर्स को देखें तो हमारे पास बहुत हॉस्टाइल नेबरहुड है। अगर मैं वेस्ट पे देखता हूं, पाकिस्तान, वी ऑल नो दे हैव वन एजेंडा, टू ब्लीड इंडिया। उनकी एक 1000 कट पॉलिसी है। दे वांट टू क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, फेक करेंसी हो, ड्रग्स हो, in any and every way they can destabilize India politically, socially, culturally or economically. They will leave no stone unturned. अगर हम चाइना की बात करें, from where the people who revolt against India get the arms, obviously from across the border on both sides.
देन देयर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो रिसेंट सिचुएशन बनी है, इट इज अगेन अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नाउ इमेजिन, इंडिया के अंदर हम ज्यादा स्पेंडिंग हेल्थ और एजुकेशन पे कर देते हैं और डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। विल द बॉर्डर्स बी सेफ? विल दोज पीपल हु आर हेल्दी एज वेल एज एजुकेटेड और परहैप्स इवन एम्प्लॉयड, विल दे बी सेफ? So now we have to understand that the government of India has to create a delicate balance. You cannot prioritize, you cannot choose, you have compulsions. बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, इंडिया की इंटेग्रिटी को, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, आज अगर हम ये सोचें कि मुंबई अटैक्स के बाद दोबारा कोई ऐसा बड़ा अटैक फॉर्चुनेटली हम पर नहीं हुआ, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दे हैव इन्वेस्टेड इनटू इट एंड दैट इज व्हाई वी आर सेफ। इसके बाद कोई ऐसे बड़े अटैक्स नहीं हुए। इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि उनके पास कहां से ये पैसा आता है, कहां से ये फंड्स आते हैं, कहां से ये वेपन्स आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने मल्टीपल सेक्टर्स में अपने आप को अटेंटिव रखना पड़ता है। कश्मीर को मैनेज करना है, पंजाब को मैनेज करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मैनेज करना है, और साथ के साथ हमें स्पेस में अपने आप को लीडर बनाना है। और वो इसलिए नहीं कि हमें शो ऑफ करना है कि हमने चंद्रयान भेज दिया, हमने मंगलयान भेज दिया, हमने सूर्ययान भेज दिया, आदित्य भेज दिया। वो इसलिए कि दुनिया में अगर हमें रिस्पेक्ट के साथ खड़ा होना है तो हमें कुछ बड़ी अचीवमेंट्स करनी होंगी। देयर मस्ट बी सम फेदर्स इन द कैप टू अर्न दैट डिग्निटी, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग वंडरफुल एंड इनक्रेडिबल by giving that scope to ISRO, by giving that scope to DRDO. They are doing something that is seriously amazing. Now coming back to one more thing. अब वो क्या है? हम इतना ज्यादा बोरोइंग करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर इंडिया खुद ही इतना ज्यादा बोरो करता है, अगर हम खुद ही इतना लोन लेते हैं, तो फिर हम दूसरे देशों को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को या बाकी देशों को फिर हम या तो लोन या क्रेडिट लाइंस क्यों देते हैं? आप सबने सुना होगा चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के बारे में या एनसर्कलिंग इंडिया के बारे में। चाइना क्या करता है? वो बांग्लादेश को फंड करता है और वहां पे अपने लिए चिटगांव पोर्ट डेवलप कर लेता है। वो श्रीलंका को सपोर्ट करता है और वहां पे अपने लिए हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप कर देता है। पाकिस्तान तो हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ऑल वेदर फ्रेंड टू चाइना फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो वहां पर वो ग्वादर पोर्ट बना देता है। और साथ में कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टेरिटरी में से काराकोरम हाईवे बना देता है। सो इंडिया को चारों तरफ से वो क्या करता है? एनसर्कल कर लेता है। एक हमारा और फ्रेंड था मालदीव्स, जो पीछे चाइना ने फंडिंग के थ्रू हमसे दूर करने की कोशिश की। नाउ अंडर दीज कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस इंडिया को ईरान के साथ छाबार पोर्ट डील करनी ही पड़ेगी। हमें वहां पर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में हमें फंडिंग देनी पड़ेगी। हमें तालिबान के साथ रिलेशंस और अच्छे करने पड़ेंगे, एंड ऐसे रिलेशंस बना के ही हम तालिबान को कन्विंस कर पाएंगे कि वो भी थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन वे के साथ गवर्न करे, जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोच पाए एंड एवरीथिंग। If we are not having cordial relations with them, there is always a possibility कि तालिबान पाकिस्तान का नेक्सस बने और हमारे देश के ऊपर टेरर अटैक्स का एक बार फिर से दोबारा थ्रेट परसेप्शन आए। याद होगा आप सबको 1999 में IC-814 हाईजैक हुआ था, जिसको वो अफगानिस्तान ले गए थे, एंड दे वर नॉट रेडी टू सपोर्ट अस, राइट? Today we are in a position where we can be sure that they will not let anything against India happen. Now this is how the government of India operates. We have to understand all these things as responsible people, and as responsible people we should not be afraid of paying taxes or questioning GST or other things. We need to understand that this great civilization, this historical civilization which India, that is Bharata, is, it has always been growing. इमेजिन करो यार, 1947 में वी बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर मोर देन 150 इयर्स ऑफ एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, जिसको दादा भाई नेहरू जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया था, राइट? अमेरिका की बात करें, 1776 में अमेरिका ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए एफर्ट स्टार्ट कर दिए थे 4 जुलाई को, और 1783 में वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जबकि वो तो 1776 के खुद को मानते हैं। अब उनका कोई इतना हॉस्टाइल नेबरहुड भी नहीं था, राइट? और उनकी पॉपुलेशन
कितनी है? आज भी अगर हम बात करें, व्हेन इन इंडिया वी आर ऑलमोस्ट 160 करोड़, अमेरिका में अभी भी 40 करोड़ नहीं है, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। टेरिटरी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी, रिसोर्सेज हमसे कहीं ज्यादा। अगर हम कनाडा की बात करें, टोटल पॉपुलेशन है 4 से 5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ भी नहीं होगी। अब उनके पास ह्यूज टेरिटरी, ह्यूज रिसोर्सेज। और फिर वापस आए अगर अमेरिका पे, तो ये अमेरिका जो 1783 में इंडिपेंडेंट होता है, ये सुपर पावर जाकर 1945 में बनता है, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, यूरोप का डिक्लाइन होता है। हाउ मेनी इयर्स इट टुक? अगर मैं बात करूं, 1783 में अमेरिका आजाद हुआ, 17 इयर्स वो हो गए, और 145 इयर्स अनदर, सो 160 साल से ज्यादा लगे। अभी तो इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए इससे आधा टाइम भी नहीं हुआ, एंड वी आर नाउ एमिंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Isn't this incredible? It is never possible for any country or any government to eradicate poverty, to provide all the best facilities and the best standard of life in such a short span of time. When we talk about a nation or a civilization, it's thousands of years, and out of those thousands of years, 80 years or less than 80 years is too little a time to judge the development, the progress, the commitment, and the resilience with which that civilization itself is growing. I today take immense pride in saying that, yes, I am from a great nation, a great civilization, Bharat, and I know that the time is not far away when we will definitely be the Vishwa Guru. Let's all take pride in this. Thank you, everyone.